नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संसद पर चर्चा कर रहे थे और संसद से संबंधित हमने 2 वीडियो आप लोगों को प्रदान किया था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि संसद को हम 3 भागों में कंप्लीट करेंगे, तो उसी का आज ये तीसरा और लास्ट वीडियो है। यानी इन तीनों वीडियो को पढ़ने के बाद संसद में इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो इन तीनों की आप लोग नोट्स बनाते चलिए और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ठीक है? तो देखिए, अब जो कुछ बचा है संसद का, उसको हम लोग इस तीसरे वीडियो में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग संसद के सत्र की बात करते हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, संसद का सत्र जो होता है वो सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र संसद के होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र संसद में सामान्यतः प्रत्येक वर्ष होते हैं। जिसमें जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से मई के बीच में होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है, तो फरवरी उसी बजट पर चर्चा करने के लिए बजट सत्र बुलाया जाता है फरवरी से मई के बीच में। मानसून सत्र ये जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो ये 3 सत्र संसद द्वारा होते हैं और किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 6 माह, मैक्सिमम 6 माह। फिर कुछ और शब्दावलियों को संसद संबंधित हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रश्नकाल। संसद में प्रश्नकाल क्या होता है? देखिए, संसद में प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है। 11 से 12 बजे, 11 बजे जब संसद का सदन स्टार्ट होता है तो उसमें पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल का ही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उसका उत्तर देते हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है शून्यकाल। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। ये 1 घंटे का होता है, 12 से 1 बजे तक, ठीक है? 12 से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है और इसको प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें सदस्य संसद के सदस्यों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाया जा सकता है। यह भारत की देन है। 1962 से शून्यकाल प्रारंभ हुआ था। तो शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है, ठीक है? अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संसद से संबंधित है, धन विधेयक। हम लोग धन विधेयक पर चर्चा करते हैं कि आखिर में धन विधेयक होता क्या है। धन विधेयक को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग विधेयक को समझते हैं कि विधेयक क्या होता है। देखिए, विधेयक सभा के समक्ष, सभा मतलब चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, विधेयक संसद के समक्ष उसकी अनुमति के लिए लाए गए विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है। अगर हमको कोई नया नियम बनाना है, किसी नियम में परिवर्तन करना है, तो उसकी अनुमति के लिए जो संसद में विधायी प्रस्ताव लाया जाता है उसी को सामान्य रूप से विधेयक कहते हैं। विधेयक सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं। तो ये धन विधेयक जो है ये सरकारी विधेयक है। परीक्षा की दृष्टि से यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक है, ठीक है? अब देखिए, धन विधेयक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है। सबसे पहले तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, ठीक है? धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश हो सकता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। वो सिर्फ इस विधेयक को मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक मैक्सिमम अपने पास रोक सकती है? तो 14 दिन तक। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उसका जो निर्णय होगा लोकसभा अध्यक्ष का, उसको किसी भी न्यायालय में या संसद में या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु संसद के समक्ष नहीं लौटा सकता है। अगर लोकसभा से धन विधेयक पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा लोकसभा से होते हुए राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति इसको लागू करने के लिए, इस पर अपनी स्वीकार्यता देने के लिए बाध्य है। वो इसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा नहीं सकता है, ठीक है? जबकि साधारण विधेयक में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो चाहे उसको स्वीकार करे या चाहे उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटाए। लेकिन धन विधेयक के मामले में उसके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है?
अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। मैंने कई बार बताया है इसको, राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जा सकती है, परंतु लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की। ठीक है, केवल साधारण या वित्त विधेयक के मामले में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है भारत के इतिहास में। पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में, दूसरा बैंक आयोग विधेयक 1977 में और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2000 में। ये 3 बार अब तक संसद में संयुक्त बैठक हो चुकी है। अब हम लोग संसद की प्रमुख निधियों को देखते हैं। संसद की प्रमुख निधियों को देखते हैं। संसद की प्रमुख निधियां कौन कौन सी हैं? 3 निधि अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में वर्णन है। भारत की सार्वजनिक या इसी को लोक लेखा निधि भी कहते हैं, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 266 में है। और भारत की आकस्मिकता निधि, इसका वर्णन भी अनुच्छेद 267 में है। ठीक है, भारत की संचित निधि जो होती है, इस पर हम लोग जानते हैं इसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और सभी भुगतान जमा किए जा सकते हैं। ठीक है, और भारत की लोक लेखा निधि, इसमें भविष्य निधियों से जो जमा भारत सरकार द्वारा होता है, जो बचत बैंक जमा होता है, ये सब इसमें शामिल किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसमें यही लिखा है। इसका सिर्फ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आप लोग अनुच्छेद रट लीजिएगा। ओके, बाकी जब हम विस्तार से बाद में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट एक और है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की संचित निधि जो होती है, उस पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं, वो उससे कौन कौन से जगह पैसा लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यकाल के कार्यालय के अन्य व्यय, ये भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति के वेतन और भत्ते, ये भी भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ये भी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन, ये भी भारत की संचित निधि पर हैं। कैग के वेतन, भत्ते और पेंशन, कैग यानी कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और इसके अलावा वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत सरकार द्वारा किसी से लिया गया ऋण जो उसको चुकाना होता है, वो भी भारत की संचित निधि पर ही भारित होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको करा दिया है। तो बस संसद में अब इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पढ़ना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितना मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा आपको टेस्ट में मिलेगा। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।